लास्ट वाला लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप डायबिटीज मेलाइटस एंड टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। तो लास्ट वाले हम लोगों ने उसकी ठीक है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देख लिए थे, क्लिनिकल फीचर्स हम लोगों ने देखे थे उसके कि टाइप 1 डायबिटीज जो मेलाइटस है उसमें स्टैंडर्ड क्लिनिकल फीचर्स अपन ने देख लिए थे कि आपको 3P सिंड्रोम की हम लोगों ने बात की। ट्रिपल पी सिंड्रोम में आपका पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीयूरिया तीनों हमने देखे थे उसमें। तो पॉलीयूरिया कि हमने देखा था कि जब ब्लड का वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होने पर उस बढ़े हुए वॉल्यूम को कम करने के लिए फ्रीक्वेंटली पेशेंट क्या करता है, यूरिनेशन जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग पॉलीयूरिया। पॉलीफेजिया क्योंकि सेल स्टार्वेशन की कंडीशन हो रही थी, ब्लड में तो आपका ग्लूकोज प्रेजेंट था बट वो सेल के अंदर अपटेक नहीं हो रहा था। तो सेल के अंदर अपटेक नहीं हो रहा था तो उसकी को एनर्जी नहीं मिल रही थी सेल को, तो सेल स्टार्वेशन की कंडीशन थी। तो आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को मैसेज दिया जा रहा था कि सेल स्टार्वेशन की कंडीशन में है, सेल भूखी है, तो उसके लिए खाना भेजा जाए। तो जीआई सिस्टम से डिमांड की जाती थी, जीआई सिस्टम से ग्लूकोज आ रहा था बट वो ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा रहा था, सेल उसको क्या नहीं कर पा रही थी, अपटेक नहीं कर पा रही थी, इसीलिए पॉलीफेजिया की कंडीशन डेवलप हो रही थी। राइट, अब पॉलीडिप्सिया की बात करें। राइट, अब पॉलीडिप्सिया की हम बात करें कि पॉलीडिप्सिया क्यों हो रहा था, पॉलीडिप्सिया क्यों डेवलप हो रहा था। तो आपने देखा कि ये आपका इंट्रावीनस फ्लूइड है, इंट्रावेस्कुलर सिस्टम है आपका, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है आपका इंट्रावीनस सर्कुलर। अब इसमें क्या था, आप लोगों ने देखा था कि नॉर्मल जो आरबीएस का लेवल होता है, हमने देखा नॉर्मल आरबीएस का लेवल होता है 70 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। राइट, अब यहां क्या हो रहा था कि ग्लूकोज कंटिन्यूअसली ब्लड सर्कुलेशन में आपका इंक्रीज हो रहा था, वो ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका 450 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक पहुंच गया। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि जब आपके ब्लड सर्कुलेशन में ग्लूकोज का लेवल कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में कि किडनी की भी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है। उसके बाद फिर वो क्या करती है कि इस बढ़े हुए ग्लूकोज को यूरिन में रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा उसमें, ग्लाइकोसूरिया, यानी कि यूरिन में क्या प्रेजेंट होगी, आपकी शुगर प्रेजेंट होगी, तो ग्लाइकोसूरिया की कंडीशन डेवलप होती है। तो यहां पर क्या इंक्रीज हो रहा है, देखो नॉर्मल रेंज में आरबीएस की हम बात करें तो वहां पर यहाँ सोल्यूट कितना था, 70 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर था, बट अब ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, कितना हो गया, 400 से 450, 400 to 450 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो गया। तो हमने एक चीज देखी थी कि सोल्यूट क्या करता है, कौन सा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करता है, इट मींस ये इनवर्ड मूवमेंट करवाता है, यानी कि पुलिंग फोर्स अपनी तरफ खींचने का काम करता है। तो आपका जो इंट्रासेलुलर स्पेस में जो फ्लूइड था, एक सेल से दूसरी सेल के बीच में, ये आपका इंट्रासेलुलर स्पेस में जितना भी फ्लूइड था, ये सारा का सारा फ्लूइड कहाँ आ गया, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में आ गया। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने लास्ट पॉइंट नंबर 5 पढ़ा था लास्ट वाले लेक्चर में कि जब आपका अगर रीनल फंक्शन, आपकी किडनी अगर अच्छी तरह फंक्शन कर रही है, प्रॉपर्ली फंक्शन कर रही है, तो यहाँ पर ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना। ये इंट्रासेलुलर स्पेस में जितना भी फ्लूइड था वो सारा का सारा किस में आ गया, इंट्रावास्कुलर स्पेस में आ गया। तो यहाँ आपका ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो ये जो ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, तो अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या होगा कि किडनीज इसको यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा होगा और उसको बाहर निकालेगी, तो पॉलीयूरिया की कंडीशन होगी, यानी कि यूरिन बहुत ज्यादा अमाउंट में बाहर निकलेगा। अब यहां से यहां इंटरस्टिशियल स्पेस से सारा का सारा फ्लूइड कहां चला गया, इंट्रावास्कुलर स्पेस में चला गया, तो यहां फ्लूइड की कमी होगी। तो ये क्या करेंगे, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को मैसेज किया जाएगा कि यहाँ पानी की कमी हो रही है, थ्रस्ट सेंटर एक्टिवेट होगा और वहां से जीआई सिस्टम से फिर
पानी के लिए थ्रस्ट बढ़ेगी और पानी का इनटेक होगा। अब यहाँ पॉइंट आ गया हमारा कि ठीक है, लास्ट पॉइंट नंबर 5 था हमारा कि अगर आपका रीनल फंक्शन गुड है तो अगर ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया यहाँ पर, क्योंकि इंट्रा सेलुलर स्पेस से फ्लूइड कहाँ शिफ्ट हो गया, इंट्रावास्कुलर स्पेस में शिफ्ट हो गया, तो यहाँ ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो अब क्या होगा, अगर रीनल फंक्शन गुड है तो पॉलीयूरिया की कंडीशन डेवलप होगी, तो यूरिन बहुत ज्यादा अमाउंट में बार बार फ्रीक्वेंटली पेशेंट यूरिनेशन करेगा। ठीक है, तो ये 3P सिंड्रोम आपको यहाँ देखने को मिल गया। इसके अलावा ग्लाइकोसूरिया आपको देखने को मिलेगा, हाइपरग्लाइसीमिया आपको देखने को मिलेगा पेशेंट में। उसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा, कीटोन बॉडीज, यूरिन में क्या प्रेजेंट होगी, शुगर प्रेजेंट होगी। ठीक है, ग्लाइकोसूरिया जिसको हमने बोला, कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होगी, यानी यूरिन में अगर आप स्ट्रिप डिप करेंगे 15 सेकेंड्स के लिए तो कीटोन बॉडीज उसमें मीडियम रेंज में प्रेजेंट है या हाई रेंज में प्रेजेंट है वो आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो कीटोन बॉडीज किस में प्रेजेंट होगी, आपके यूरिन में प्रेजेंट होगी, ग्लूकोज प्रेजेंट होगा और हाइपर ग्लाइसीमिया की कंडीशन होगी, ट्रिपल पी सिंड्रोम प्रेजेंट होगा ये उस कंडीशन में। फ्रूटी लाइक स्मेल आपको देखने को मिलेगी इस तरह के पेशेंट्स में। ये सारे सिम्टम्स की बात कर चुके थे। अब हम बात करते हैं कि ये सारे सिम्टम्स आपको क्लिनिकल फीचर्स कैसे, स्टैंडर्ड क्लिनिकल फीचर्स, स्टैंडर्ड क्लिनिकल फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके क्लियर कट सिम्टम्स यहां नजर आते हैं आपको, राइट। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिल गए पेशेंट में। अब इससे आगे आप देखना पड़ेगा हम लोगों को इसका डायग्नोसिस कैसे करें। डायग्नोसिस, तो डायबिटीज मेलाइटस का डायग्नोसिस, क्या डायग्नोसिस है इसका, HbA1c टेस्ट कराते हैं, ग्लाइकोसाइलेटेड HB, ये ग्लाइकोसाइलेटेड HB क्या बताता है, लास्ट 3 मंथ्स में आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या रहा है, वो सारी स्टडीज में आ जाती है आपकी। तो हमारा जो टारगेट होता है वो टारगेट ये होता है कि आपको कितना रखना है, लेस देन 70% आपका HbA1c की रेंज होनी चाहिए। आपका जो, अगर मैं फास्टिंग की बात करूं तो फास्टिंग कितना होना चाहिए, 70 to 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। पीपी की बात करें अगर हम आपकी, तो लेस देन पोस्टप्रेंडियल, अगर आपका ब्लड शुगर की बात करूं मैं तो ये होना चाहिए आपका लेस देन 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आपका होना चाहिए। ये आपको रखना है कि आपका HbA1c की रेंज इतनी होनी चाहिए, फास्टिंग आपका इतना होना चाहिए और पीपी आपका इतना होना चाहिए। इसके अलावा और क्या, कैसे टेस्ट करेंगे आप, यूरिन टेस्ट आप उसका करेंगे तो यूरिन में अगर शुगर प्रेजेंट है, यूरिन टेस्ट से भी आप उसका कंफर्मेशन करते हैं। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं यहां पर कि व्हाट इज द कंफर्मेटरी डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, नंबर फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है उसका आरबीएस टेस्ट करेंगे आप। नंबर फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं मैं अगर आरबीएस, नंबर पीपी ब्लड शुगर, नंबर थर्ड की बात करूं मैं यूरिन टेस्ट, या फोर्थ में बात करूं आपसे HbA1c। मोर कंफर्मेटरी डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस कौन सा होगा, राइट आंसर HbA1c इज द कंफर्मेटरी डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, राइट। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो अब हम टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस देख चुके थे, सारा का सारा पूरा क्लियर हो गया हमारा टाइप 1 की। पहली चीज तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के अगर हम दोनों को थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं कि ये जो आपका टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है वो लेस देन 20 ईयर्स वाले एज ग्रुप में देखने को मिलता है। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है वो लेस देन 20 ईयर्स एज ग्रुप में देखने को मिलेगा आपको। और जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की बात अगर मैं करूं तो मोर देन 30 ईयर्स टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है वो आपको, थोड़ा सी कंपैरेटिव डिफरेंस देख लेते हैं।
T1 टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, और इधर आएगा आपका टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। ये आपका रहेगा लेस देन 20 ईयर्स एज ग्रुप वाले बच्चों में देखने को मिलेगा। सॉरी 20 ईयर्स से लेस देन 20 ईयर्स एज ग्रुप में आपको टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिलेगा। ये आपको देखने को मिलेगा मोर देन 30 ईयर्स एज ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, अगर मैं एज की बात करूं तो। क्लियर है? नंबर सेकंड थिंग, अगर मैं बात करूं आपको इसका वेट की, वेट, तो इस कंडीशन में जो वेट होगा वो वेट क्या होगा पेशेंट का? नॉर्मल वेट होगा। इस कंडीशन में आपका पेशेंट का देखेंगे वेट तो उसका नॉर्मल वेट देखने को मिलेगा। इस टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस जो होता है वो उस कंडीशन में ओबीज वालों में ज्यादा होता है। ओबीज जो लोग हैं, ओबेसिटी है, उनमें ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ओबीज में भी आप खास करके देखें तो सेंट्रल ओबेसिटी वाले लोगों में टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस देखने को मिलेगा। यानी कि एब्डोमिनल एरिया पर अगर फैट का डिपोजिशन ज्यादा है तो उन पेशेंट्स में आपको कौन सा देखने को मिलेगा? टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस आपको देखने को मिलेगा। अब मैं जेनेटिक्स की अगर बात करूं, उसकी जेनेटिक्स, तो आपका जो टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस है वो अगली पीढ़ी में, नेक्स्ट जनरेशन में उसके होने के कितने परसेंट चांसेस होते हैं? तो नेक्स्ट जनरेशन में आपके 6% इसके अगली पीढ़ी में जाने के चांसेस रहते हैं। अब मैं बात करूं टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस की जेनेटिक्स से, वो कितने परसेंट? तो ये आपका 70 to 80% नेक्स्ट जनरेशन में जाने के चांसेस होते हैं। 70 to 80% चांसेस हैं इसके नेक्स्ट जनरेशन में जाने के। अब बात करें इसकी पैथोजेनेसिस की, पैथोजेनेसिस की अगर मैं बात करूं तो इसकी पैथोजेनेसिटी क्या है? टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस की पैथोजेनेसिटी क्या है? ये ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है। इस कंडीशन में बीटा सेल्स का क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है। यानी कि इसकी पैथोजेनेसिटी क्या है? ये ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन है, यानी बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन। हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या एंटीबॉडीज बनाता है, वो एंटीबॉडीज क्या करती है? बीटा सेल्स का क्या करती है? डिस्ट्रक्शन कर देती है। बीटा सेल्स जो है उनका क्या कर देती है? डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो ये डिस्ट्रक्शन होने की वजह से फिर क्या होता है? ये इंसुलिन का सीक्रेशन नहीं कर पाती है, इसलिए उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब मैं टाइप 2 की बात करूं अगर, तो टाइप 2 में इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो टारगेटेड सेल्स है, ऑर्गन्स है, उसमें इंसुलिन के प्रति क्या डेवलप हो जाती है? रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। इंसुलिन सीक्रेशन तो होता है बट वो सेल्स पर काम नहीं करता, उसके प्रति क्या होती है? रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। राइट, अब बात करते हैं आइसोलेट सेल्स, लैंगरहैंस आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आइसोलेट सेल्स। अब इसमें आइसोलेट सेल्स का क्या होता है? इसमें तो क्या होगा? आइसोलेट सेल्स आपकी कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाती है। इस कंडीशन में आइसोलेट जो सेल है वो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाता है, कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होता, सीक्रेशन नहीं होगा। इस कंडीशन में क्या होता है? नो डिस्ट्रक्शन ऑफ आइसोलेट सेल्स। बट इन लेटर स्टेज माइल्ड बीटा सेल डिस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा। माइल्ड बीटा सेल्स डिस्ट्रक्शन, बीटा सेल्स डिस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा इस कंडीशन में। ये आइसोलेट सेल्स, इसमें कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होता है और यहां पर डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। बट अगर हम लेटर स्टेज में देखें तो माइल्ड बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। अब इंसुलिन लेवल की बात करें तो टाइप 1 में जो इंसुलिन है आपका, उसके लेवल का क्या होता है? इसका लेवल क्या होता है? इंसुलिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। इंसुलिन का लेवल क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड हो जाएगा।
बट इस कंडीशन में रिड्यूस नहीं होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। बट इन लेटर फेज हमने देखा कि माइल्ड बीटा सेल डिस्ट्रक्शन इन लेटर फेज, बट अगर हम लेटर फेज की बात करें तो कुछ हद तक इसका डिक्रीज हो जाता है। इंसुलिन का क्या होता है, रिड्यूस होता है लेटर फेज में, बस इनिशियल फेज में इंक्रीज होता है। तो ये टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, उसमें दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि कहां टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होगा, कहां टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होगा। तो ये दोनों में अब आपको इजीली कि ये लेस देन 20 इयर्स एज ग्रुप में, ये मोर देन 30 इयर्स एज ग्रुप में होता है। अगर वेट की बात करें तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस वाले जो पेशेंट्स हैं उनका अगर वेट हम देखेंगे तो नॉर्मली उनमें वेट नॉर्मल देखने को मिलता है, जबकि इनमें ओबीस वाले जो पेशेंट है यहाँ पर आपको ओबेसिटी देखने को मिलेगी। खास करके ओबेसिटी में भी आपको सेंट्रल ओबेसिटी यानी एब्डोमिनल एरिया में आपको फैट का डिपोजिशन ज्यादा देखने को मिलेगा। नंबर 3 जेनेटिक्स की बात करें कि किनमें जेनेटिक हेरिडिटी होती है, तो नेक्स्ट जनरेशन में जाने के इसके टाइप 1 डायबिटीज के 6% चांसेस होते हैं कि 6% जनरेशन में ये पास आउट होता है, इस जबकि टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस 70 to 80% जनरेशन में आगे फॉरवर्ड होता है। पैथोजेनिसिटी की बात करें अगर तो ये ऑटो इम्यून डिजीज है, इसमें बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन होता है, जबकि यहाँ पर इंसुलिन का रेजिस्टेंस डेवलप होता है, सेल्स में इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। आइसोलेट सेल्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाता है, यहाँ पर नो डिस्ट्रक्शन ऑफ आइसोलेट सेल्स होता है। बट इन लेटर स्टेज या लेटर फेज की अगर मैं बात करूं तो लेटर फेज में क्या होता है, बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा। इंसुलिन लेवल की अगर मैं बात करूं इसमें तो टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस में इंसुलिन आपको रिड्यूस हो जाता है, इंसुलिन का लेवल है वो लेवल क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, जबकि टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस में इंसुलिन का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है। बट इन लेटर फेज या लेटर स्टेज में इंसुलिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि कुछ जो बीटा सेल्स है वो माइल्ड डिस्ट्रक्शन होता है, अगर उनका माइल्ड डिस्ट्रक्शन होगा तो सिक्रीशन नहीं होगा, सिक्रीशन उस कंडीशन में डिक्रीज होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस की बात करें तो हम लोग। अब इसकी क्लिनिकल फीचर्स हम लोगों ने देख लिए कि यहाँ पर ट्रिपल पी सिंड्रोम आपको देखने को मिलेगा, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, कीटोयूरिया आपको देखने को मिलेगा, ग्लाइकोसूरिया देखने को मिलेगा, कीटोन बॉडीज यहाँ प्रेजेंट मिलेगी आपको। जबकि अगर इधर की बात करें हम लोग तो इसका क्या देखने को आपको मिलेगा, आपको यहाँ इंक्रीज, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ इसको, स्टैंडर्ड वहां क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं आपको। ट्रिपल पी सिंड्रोम आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, और क्या देखने को मिलेगा, ग्लाइकोसूरिया देखने को मिलेगा, कीटोन बॉडीज प्रेजेंट रहेगी यूरिन में, जबकि अगर हम टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 में आपको क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। यहां पर क्या देखने को मिलेगा, यहां पर आपको फैटिग, इंक्रीज फटीग एंड वीकनेस, फैटिग एंड वीकनेस देखने को मिलेगी, जबकि यहां ट्रिपल पी सिंड्रोम। इसके अलावा ग्लाइकोसूरिया, कीटोयूरिया, एसीटोन ब्रीथ, जिसको हम बोलते हैं फ्रूटी लाइक स्मेल, राइट। और इसके अलावा और क्या चीज देखने को मिलेगी आप लोगों को, ओबीज वाले फैटिक, यानी कि इसमें क्या होगा, एक तो आपको फैटिक देखने को मिलेगा और वीकनेस देखने को मिलेगी, जबकि यहाँ ये सारी चीज आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा और क्या चीज देखने को मिलेगी आपको, इंपेयर्ड वुंड हीलिंग। आपने देखा होगा कि जो टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें वुंड हीलिंग क्या हो जाती है, इंपेयर्ड हो जाती है, इंपेयर्ड वुंड हीलिंग ये आपको देखने को मिलेगा, इंपेयर्ड वुंड हीलिंग देखने को मिलेगा। इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा, इन पेशेंट्स में रिपीटेड इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा, रिपीटेड इन्फेक्शन देखने को मिलेगा आपको। तो आप इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी।
और अब इसकी बात करें हम लोग, इसके कॉम्प्लिकेशन की बात करें हम लोग कि टाइप 1 डायबिटिक एक्यूट कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन, तो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस में क्या एक्यूट कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है? आपको ने पढ़ा होगा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस देखने को मिलेगा। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, क्योंकि कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होता है और कीटोन बॉडीज कीटोसिस प्लस एसिडोसिस, कीटोसिस प्लस एसिडोसिस, दोनों चीज कैसे बनती है ये कि जब नॉन कार्बोहाइड्रेट से हम लोग क्या बनाते हैं, ग्लूकोज अगर बनाते हैं फैट एंड प्रोटीन से, ग्लूकोज का फॉर्मेशन अगर हमें करना है तो उस कंडीशन में ये ब्रेक डाउन होकर के क्या बनता है, ये कीटोसिस होता है और कीटोसिस प्लस एसिडोसिस होता है। तो कीटोन बॉडी भी नेचर में कैसी होती है, एसिडिक होती है, साथ में आपका एसिडोसिस बन रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या बनता है, कीटोसिस का निर्माण होता है, आपका डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है, यानी मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप होता है। ये कंडीशन तब डेवलप होती है जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन 350 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो। आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मोर देन 350 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर ज्यादा हो जाता है तो वो कंडीशन कहलाती है आपकी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। जबकि यहां पर आपको टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस में एक्यूट कॉम्प्लिकेशन के रूप में देखने को मिलेगा HHNS। व्हाट इज HHNS? एनीवन, कोई भी बताएगा? हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा देखने को मिलेगा, कीटोटिक कोमा देखने को मिलेगा, नॉन कीटोटिक कोमा सिंड्रोम देखने को मिलेगा। यहां जो आपका ब्लड ग्लूकोज का लेवल होगा वो ब्लड ग्लूकोज का लेवल होगा 800 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आपको देखने को मिलेगा। इस कंडीशन में जो ग्लूकोज का लेवल होगा वो आपको कितना देखने को मिलेगा, 800 मिलीग्राम देखने को मिलेगा। इसका जो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, ये इसकी कॉम्प्लिकेशन हो गई। अब इसकी अगर ट्रीटमेंट की बात करें हम लोग टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस में, तो इसमें टोटली एक्सोजीनस इंसुलिन की बात करते हैं, टोटली एक्सोजीनस इंसुलिन इसमें पेशेंट को दिया जाता है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन में अगर आप डाइटरी मैनेजमेंट करते हैं, डाइटरी मॉडिफिकेशन के द्वारा और ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स के द्वारा इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स के रूप में आप क्या यूज कर सकते हो, मेटफॉर्मिन यूज कर सकते हो। मेटफॉर्मिन में आप 500 मिलीग्राम या 850 मिलीग्राम ओडी चलती है। तो इसको डाइटरी मॉडिफिकेशन के द्वारा और साथ में ओरल हाइपोग्लाइसिक एजेंट्स के द्वारा इसको कंट्रोल किया जा सकता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस को। जबकि टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस में आपको इंसुलिन पेशेंट को देना ही होगा। एक्सोजीनस इंसुलिन पर पेशेंट डिपेंडेंट होता है क्योंकि यहाँ इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होता है पेशेंट, राइट। बस कुछ टाइम कभी कभार लेटर फेज में कभी कभार इसमें टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में भी आपको इंसुलिन की नीड हो सकती है, और अदरवाइज आप इसको ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स के द्वारा भी कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। अब रिस्क फैक्टर फॉर टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस कौन कौन से होंगे, इसके लिए रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, किन लोगों में टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस ज्यादा होता है? तो रिस्क फैक्टर के रूप में सबसे पहले ओबेसिटी, यानी ओबीज जो
पर्सन होंगे उनमें टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसमें मैंने आपको बताया कि ओबेसिटी में भी सेंट्रल ओबेसिटी की बात करते हैं हम लोग। सेंट्रल ओबेसिटी, सेंट्रल ओबेसिटी में आपका एब्डोमिनल ओबेसिटी, यानी कि फ्रंटल एब्डोमिनल जो ओबेसिटी है, इंट्रा एब्डोमिनल फैट की बात करते हैं कि एब्डोमेन पे अगर फैट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो उनमें आपका टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होने के चांसेस ज्यादा है आपको। पहली चीज ओबेसिटी। दूसरी चीज बर्थ वेट। बर्थ के समय अगर वेट ज्यादा है अगर बच्चे का तो उनमें आपका टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो सेडेंट लाइफ स्टाइल, थर्ड लाइफ स्टाइल पर भी डिपेंड करता है आपका लाइफ स्टाइल कैसी है आपके। जैसे कि अगर सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, सुस्त लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज नहीं करना, बस खाना और मेंटली एक्सरसाइज करना, घर पे रेस्ट करना, उन लोगों में ज्यादा चांसेस हैं। स्मोकिंग करने वाले पर्संस, जो स्मोकिंग करते हैं, जिनकी सेडेंटरी लाइफ है, लेस एक्सरसाइज, उनमें टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होने के चांसेस ज्यादा है। लेस एक्सरसाइज या इनएडिक्वेट एक्सरसाइज, इनएडिक्वेट एक्सरसाइज अगर है तो इनमें टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होने के चांसेस ज्यादा है। और उसके अलावा स्लीप ड्यूरेशन, जिन लोगों को नींद कम आती है उन लोगों में भी देखा गया है कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होने के चांसेस उन लोगों में भी ज्यादा होते हैं। दूसरी चीज, एक चीज और रिसर्च में पाई गई है कि जिन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है उन लोगों में भी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस ज्यादा देखने को मिलता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी, जिनका विटामिन डी लेवल कम होगा उनमें भी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये रिस्क फैक्टर है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के, जिनमें डायबिटीज मेलाइटस ज्यादा होगा। इन लोगों में डायबिटीज टाइप 2 डीएम होने के चांसेस ज्यादा है। अब एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग इसमें थोड़ा सा कि गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। गेस्टेशनल डायबिटीज नाम सुना होगा, गेस्टेशनल डायबिटीज। व्हाट इज गेस्टेशनल डायबिटीज? कि प्रेगनेंसी में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, व्हेन हाई ग्लूकोज लेवल प्रेजेंट इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन एज गेस्टेशनल डायबिटीज। कौन से वीक में होता है ये, थोड़ा सा मुझे बताइए, कोई अगर किसी को पता है तो। अदिता, नो, आप 20 to 24 वीक्स की बात करते हैं हम लोग। 20 to 24 वीक्स में ग्लूकोज का लेवल अगर नॉर्मल से ज्यादा मिलता है तो उसको कहा जाता है आपका गेस्टेशनल डायबिटीज। तो गेस्टेशनल डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर ब्लड ग्लूकोज का लेवल अगर ज्यादा आपको देखने को मिलता है तो हाई ग्लूकोज लेवल इज नोन एज गेस्टेशनल डायबिटीज। अब किन लोग, रिस्क फैक्टर क्या है इसमें कि किन में ज्यादा होने के चांसेस हैं? रिस्क फैक्टर ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज, उन फीमेल्स में ज्यादा चांसेस है जिन्होंने फर्स्ट डिलीवरी में लार्ज बेबी की बात करते हैं, लार्ज बेबी या हेवी वेट बेबी, मोर देन 4 kg एट द टाइम ऑफ बर्थ, बेबी को जन्म दिया है, उनमें गेस्टेशनल डायबिटीज होने के चांसेस हैं। दूसरी चीज पीओएस, नाम सुना होगा आपने, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिनमें प्रेजेंट है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिनमें प्रेजेंट है उनमें भी गेस्टेशनल डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नंबर 3 अगर मैं बात करूं तो जिनमें स्ट्रॉन्ग डायबिटिक हिस्ट्री है फैमिली में, जिनकी फैमिली में स्ट्रॉन्ग डायबिटीज की हिस्ट्री है उनमें भी गेस्टेशनल डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
ये रिस्क फैक्टर है इसके सारे के सारे, ठीक है। ये इन लोगों में ज्यादा चांसेस है। अब इसका टेस्ट कैसे करेंगे, कैसे डायग्नोज करोगे आप उसको कि इसको गैस्ट्रेस्कुलर डायबिटीज है? तो इसके लिए आपने नाम सुना होगा GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो मदर होती है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, उस लेडी को ग्लूकोज कंटेंट बेवरेज, या मैं बात करूं ग्लूकोन डी, ग्लूकोन डी उनको पिलाया जाता है और आफ्टर 1 आवर्स उसका ब्लड ग्लूकोज RBS चेक किया जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया जाता है। अगर वो हाइपर होता है देन फिर सेकंड किया जाता है, 4 स्टेज होती है उसकी, 4 स्टेज में टेस्ट किया जाता है। तो ठीक है, अगर फर्स्ट लेवल में ये आपका ज्यादा नजर आता है तो फिर दोबारा आफ्टर 1 आवर सेकेंड उसका सैंपल किया जाता है। उसमें अगर 2 रीडिंग उसकी अगर हाई आ रही है, हाइपर आ रहा है ब्लड ग्लूकोज का लेवल, तो ये कंफर्म हो जाता है कि उसको क्या है, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज है, जो कि बाद में डिलीवरी के बाद में नॉर्मल हो जाता है। तो इनको एक तो डाइटरी मैनेजमेंट के लिए बोला जाता है पेशेंट को, और साथ में इंसुलिन सेफ होता है, या तो ओरल हाइपोग्लाइसिक एजेंट्स दिया जाए, उसमें क्या देते हैं हम लोग, मेटफॉर्मिन टैबलेट, मेटफॉर्मिन दी जाती है। क्या दी जाती है? टैबलेट मेटफॉर्मिन, वही 500 मिलीग्राम या 850 जितना उसका ग्लूकोज का लेवल कितना है, या फिर आप उसमें इंसुलिन दे सकते हो। इंसुलिन इज द सेफ वे, ज्यादा सेफ माना जाता है इंसुलिन को आपको। तो आप इंसुलिन देकर के उसको ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है उसको मेंटेन रखा जा सकता है और उसकी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन इसमें हो सकती है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज में पेशेंट को, कोई बताएगा? गुड। पीपीएच होने के चांसेस ज्यादा होंगे। पोस्टपार्टम हेमरेज, अगर उसको गैस्ट्रेशनल डायबिटीज है तो पेशेंट को पोस्टपार्टम हेमरेज आफ्टर डिलीवरी लार्ज अमाउंट में ब्लीडिंग होती है पेशेंट को, तो उसको बोलते हैं पीपीएच। तो पीपीएच होने के चांसेस है पेशेंट को। उसके अलावा और क्या होगा? हेवी वेट बेबी, हेवी वेट बेबी उसको होगा। उसके अलावा और क्या हो सकता है पेशेंट को? ये 2 कॉम्प्लिकेशन मेनली है उसके, कि एक तो पीपीएच उसको हो सकता है, हेवी वेट हो सकता है, और शोल्डर डिस्टोसिया उसको हो सकता है। बेबी के रिलेटेड शोल्डर डिस्टोसिया देखने को मिल सकता है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस उसमें देखने को मिल सकती है। तो ये डायबिटीज मेलाइटस आपका कंप्लीट होता है यहाँ मेनली। एक होता है आपका DI, डायबिटिक इंसिपिडस, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो प्लीज एक बार आप कमेंट जरूर करिए कि आपको कैसा लगा, और उत्कर्ष नर्सिंग अकेडमी जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट जरूर करें आपको कैसा लगा। आप अपने फीडबैक दे सकते हैं कि क्या इसमें सुधार करने की नीड है हम लोगों को, स्पीड ज़्यादा तो नहीं है, या थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इस टाइप का कोई भी अगर आपको लगता है तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो आएगा डायबिटीज इंसिपिडस में, हमारा कल या परसों में वीडियो आएगा। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसको। ओके, थैंक यू, बाय।